अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। इंशाअल्लाह ताला आज घर की तरफ रवाना होंगे। संडे है और वापसी एम्स्टर्डम की फ़्लाइट्स बहुत ही टाइट हैं। टिकट है बट चांस पे है। यहाँ पे कभी कभी ये भी होता है क्योंकि संडे है और जो लोग आए होंगे वो वापस जा रहे होंगे, या बहुत सारे यहाँ से लोग जिनकी कल वहाँ पे मीटिंग्स होंगी। और मैं जो है वो टिकट हमेशा लास्ट मोमेंट पे करवाता हूँ, तो कभी कभी लास्ट मोमेंट पे टिकट करवाने के चक्कर में बंदा फंस भी जाता है। बट एनी हाउ, अल्लाह पाक ने अगर आज का खाना एम्स्टर्डम में लिखा है, दाना पानी तो इंशाल्लाह एम्स्टर्डम में, नहीं तो फिर एक रात और रुकेंगे और कल इंशाल्लाह ताला सुबह जो है वो कंफर्म सीट है और सुबह काफ़ी अर्ली मॉर्निंग में है, तो इंशाल्लाह ताला कल निकल जाएंगे। बट देखते हैं कि रब अज रोटी साढ़े खाते च कित्थे लिख के बैठा होया है कि कित्थे बह के राती रोटी खानी है। गैर हाज़िरियाँ हुई हैं उसके लिए मादरत गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक भी शेयर करें। अच्छा जी, सबसे बड़ी ख़बर तो पहले ये है कि ईरान और अमेरिका में दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है। क्यों शुरू हो गई है, या ईरान ने अमेरिका पर या अमेरिका ने ईरान पर क्यों हमला किया है? देखें, दो तीन चीज़ें बड़ी मोटी मोटी थी जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम में जो लिखी गई थी कि एक तो जो ईरान है वो और ओमान के साथ मिलकर तय करेगा कि आबनाए हरमज़ के मामलात कैसे ठीक करने हैं। ये उसमें लिखा हुआ है कि ये दोनों मुल्क मिलकर फ़ैसला करेंगे कि इन चीज़ों को कैसे ठीक करना है, इन चीज़ों को कैसे बेहतरी की तरफ लेके जाना है और क्या इनका रोड मैप होगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका वहाँ पर फिर एक अलहदा से कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था ओमान के साथ मिलकर, जो कि ज़ाहिर है ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं था। कि एक चीज़ जब एक लिख ली गई है, एक चीज़ जो हो गई है, तो उसके बाद फिर आप एक नया पंडोरा बॉक्स खोलते हैं तो वो फिर मसला करेगा। शायद यही वजह है कि वहाँ से अमेरिका जो है वो जो ये करने की कोशिश कर रहा था, तो फिर जो सिंगापुर का कोई जहाज़ था जिस पर फायर किया गया, और कहने को ये कहा जा रहा है कि वो कुछ डैमेज भी हुआ है और एक अफरा तफरी का आलम वहाँ पर हुआ है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो इसराइल है उसके बारे में भी अमेरिका ने ज़िम्मेदारी ली थी, गारंटी ली थी कि वो जिस किस्म की उसने लुबनान पर दहशतगर्दी फैलाई हुई है उससे वो बाज रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा और कोई 300 गांव कहा जा रहा है कि जो इसराइल जो है उस पर कब्ज़ा करके बैठा है और वहाँ से वापस नहीं जा रहा, जो उसकी बॉर्डर है वहाँ से वापस नहीं जा रहा। ये भी एक जो है वो डेफिनेट एक बड़ा मसला है। फिर सबसे बड़ा मसला जो है कि जो मुंजमद असासे हैं उन पे भी कोई क्लियरेंस नहीं है कि वो क्या होने जा रहा है। अब मुंजमद असासों पे अगर कोई क्लियरेंस नहीं है तो डेफिनेट वो एक बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो इस पूरी डील का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि अगर उसमें अगर ये नहीं मानते बात और वो असासे अगर वो वापस नहीं मिलते तो फिर कैसे मुमकिन है। ये भी एक बहुत बड़ा उसमें इशू गिना जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये तमाम चीज़ें जो हाई लेवल हैं, जो अमेरिका ने बैठ के डिसीजन लिया है, जो अमेरिका ने बैठ कर वहाँ पे डील की है, अगर आप फ़र्ज़ किया कि लबनान से जंग ख़त्म नहीं करते, आप अपनाए हरमज़ पर ज़ाहिर है जो आपने ईरान को और ओमान को दिया है कि वो मामला तय करें और वो वहाँ से सेफ़ रास्ते और चीज़ें बेहतर करें, उन पर नहीं डिपेंड कर रहे। और फिर उसके अलावा जो सासे जो मुंजमद हैं वो भी अगर वापस करने की कोशिश नहीं कर रहे या उस पर भी कोई क्लियरिटी नहीं हो रही, तो मसाइल तो आगे बढ़ेंगे। फिर एक और बड़ी चीज़ अहम है कि क्या ईरानी अवाम ऐसा चाहते हैं? ईरान में बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये जो स्विट्ज़रलैंड गए हैं टू अर्ली चले गए हैं। जिस तरह प्रेशर बिल्ड किया हुआ था, इस तरह प्रेशर रहता अभी 2 हफ़्ते और तो अमेरिका जो है मज़ीद जो है वो नीचे घुटनों पे रहता। ज़ाहिर है पूरी दुनिया के पास जो जेट फ्यूल के मसाइल हैं, बहुत सारे ममालिक के पास जो जेट फ्यूल है वो ना होने के बराबर रह गया। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जिसको वो देखा जा सकता है। फिर एक चीज़ और भी है आंसर जो है कि जीता कौन है और हारा कौन है। ईरान जो है वो जीता है, हर लिहाज में जीता है। उसने मतलब कि जंग के मैदान में भी जीता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, और मुज़ाकरात के मैदान में भी उसी को जीत हुई है। तो अमेरिका जो है वो किसी न किसी जगह पे इस अपनी हार को जीत में तब्दील करना चाहता है, और हार को जीत में तब्दील करने के लिए वो क्या करेगा, ये सारी चीज़ें भी देखनी है। फिर उसके बाद इसराइल ज़ाहिर है कभी नहीं चाहेगा कि ये मामलात अमन से हल हो जाएँ, सुकून से हल हो जाएँ, कभी भी नहीं चाहेगा। और वो जब नहीं चाहेगा तो फिर डेफिनेट यही कुछ होगा जो होने जा रहा है। बट एनी हाउ, सारी चीज़ें मिल मिला के जो हैं वो एंड पे यहीं पे आ रही हैं कि मामलात जो हैं अभी इतने अच्छे नहीं हैं। यूथिए, अब ज़ाहिर है आपको को पता है ये कैसे हो सकता है कि यूथिए टॉपिक का हिस्सा ना हो। यूथिए देख रहे थे कि वो गैर मुतलका हो रहे हैं, उनकी किसी जगह पे कोई बात नहीं बन रही, कोई उनको पूछ नहीं रहा। ईरान अमेरिका की सुलह हुई, दुनिया में बोलबाला फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ का है।
उन्होंने ख़ुद को मुतलका करने के लिए रवायती वही हथकंडा इस्तेमाल किया कि इमरान खान की जेल में एक हथकड़ी लगी तस्वीर जारी कर दी, यानी जेली तस्वीर बनाई और वायरल कर दी। अब ज़ाहिर है वो इस काम में मास्टर हैं, प्रोपोगंडा करने में मास्टर हैं। जज के टेबल पर पड़ी किताबें आपस में जुड़ी पड़ी हैं। हकीकत में ये तस्वीर एआई है। अगर आप इमरान खान के उसमें हाथ देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये किसी इंसान के हाथ हैं या जिन के हाथ हैं, क्योंकि एआई है ना। एआई तो मोटी मोटी चीज़ें सीधी करेगा, हाथों को वो क्या सीधा करेगा या पैरों को क्या सीधा करेगा, वो फेस को करेगा, कपड़ों को करेगा, शक्ल को करेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को एआई जो है वो बस कहता बस ठीक है जान दो। अच्छा, इमरान खान की जो फ़ोटोज़ को बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो वो बहरहाल अब आप तो आपको पता है वो एआई पे डाल दें तो वो बता देता है कि ये तस्वीर एआई है या फिर ओरिजिनल है। कौम यूथ को कुछ ना मिला तो खान साहब की हाथकड़ी लगी वाली जो तस्वीर है वो वायरल कर दी और समझा कि शायद इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेलिवेंट हाँ डालने वाले इस पर कुछ व्यूअरशिप ज़रूर ले लेंगे, डॉलर कुछ ज़रूर कमा लेंगे। अब बंदा पूछे कि अदालत में हथकड़ी लगा कर पेश किया जाता है। दूसरी बात, इमरान खान को जेल में अदालत में पेश किया जाता है तो जेल में तो एक बंद कमरा होता है, वहाँ पे हथकड़ी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और वहाँ पे जो जेल में एक कमरा है उसका माहौल इस तरह का है ही नहीं है जिस तरह की तस्वीर में दिखाया जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि प्रोपोगंडा करने में उनका ना कोई सानी है, ना कोई होगा और ना कोई हो सकता है, क्योंकि प्रोपोगंडा करना उनका टोटल जिहड़ा उन्हां दा काम है ना वो प्रोपोगंडा करना है। अच्छा जी, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि इस हफ़्ते पेट्रोल और डीज़ल की बैनुल-अक़वामी कीमतों के इशारियों का जायज़ा लेंगे। अपने बयान में अली परवेज़ मलिक का कहना था कि हुकूमत ना तो किसी शोबे को तरजीह दे रही है, ना किसी दूसरे पर गैर ज़रूरी बोझ डाल रही है। हुकूमत अपनी बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए सार्फिन तक कोई भी फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस ओहदे के तहत अब तक हाई स्पीड डीज़ल कीमत में मजमूई तौर पर 200 रुपये की कमी की है और पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 155 रुपये जो है वो कमी की है। अली परवेज़ मलिक ने मज़ीद कहा कि इस हफ़्ते आलमी मंडी में पेट्रोल की प्लेट्स 98.35 से 91.68 डॉलर फ़ी बैरल के दरमियान ही रहीं। इस हफ़्ते का आलमी मंडी में हाई स्पीड डीज़ल की प्लेट्स 109.09 से 104.079 डॉलर फ़ी बैरल जो है वो रही हैं। और वज़ीर पेट्रोलियम ने एक और बयान में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया था कि जितनी कीमत कम होगी फ़ायदा अवाम को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ख़ाम तेल में बहुत ज़्यादा गिरावट आई, ख़ाम तेल $70 पर आ गया और ख़ाम तेल की कीमत गिरी और फार्मरी के लिए होता है इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी हमें देखनी है। लेकिन एंड ऑफ डे पे यही कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब को जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर वो रिलीफ़ देने में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि कंजूसी नहीं करते। तो यहाँ पर भी आप बिलीव रखें, यहाँ पर भी आप इंशाअल्लाह ताला इस पे पूरा शहबाज शरीफ का ध्यान है। शहबाज शरीफ छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर चलता है। ये कैसे हो सकता है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत गिरेगी और शहबाज शरीफ साहब उस जो तेल की कीमत है उसको नहीं रोक पाएंगे या उसको अवाम तक रिलीफ़ नहीं देंगे, ये हो नहीं सकता। आज़ाद कश्मीर में इंतशार कमेटी का प्रोपोगंडा नाकाम हो गया। आज़ाद कश्मीर के ताजर और ट्रांसपोर्ट रहनुमाओं ने 29 जून से कारोबार और ट्रांसपोर्ट खुला रखने का ऐलान कर दिया। मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ताजर और ट्रांसपोर्ट रहनुमाओं ने कहा है कि जब तक अवामी एक्शन कमेटी कालदम नहीं हुई थी हम इसके साथ थे, अब नहीं हैं। हम पाक फ़ौज, पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते। उन्होंने जो साथ दिया हम भूल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि रावला कोर्ट में बैठे ये कौन लोग हैं, हम इनके साथ नहीं। 12 सीटों का मामला आइनी है, ये हमारा कभी मसला नहीं रहा। अब वक्त है कि सुबह का भोला शाम को घर आ जाए, तो कोई बात नहीं, अब तक वो वापस आ जाना चाहिए उनको। बात तो ठीक है कि जो आइनी मामले हैं उसको आइनी मामलों को देखना चाहिए और जो देखिए एक्शन कमेटी वाले जो हैं वो कर तो ज़्यादती रहे हैं। 38 मामलात में से जो है वो तमाम मामले मान लिए गए तो उसके बाद क्या रह जाता है। असल में ये मिसअंडरस्टैंडिंग या इस मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कह सकते, इसको तभी है टैगल करना चाहिए था इसी तरह करना चाहिए था जैसे आज कर रहे हैं, जब ये पहले दिन उठकर सामने आए थे। क्योंकि ये होता ये है कि ये एक नशा है। किताबें बेचने वाला कोई उठे और उठकर लीडर बन जाए तो वो दोबारा किताबों की दुकान पर तो नहीं बेचेगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इससे बड़ी और रॉकेट साइंस कोई नहीं है इसमें। तो वो उनके अपने एजेंडे हैं। उनका पाकिस्तान जो है वो क्या कश्मीर के लिए पिछले भारत के साथ पाकिस्तान की लड़ाई क्या है। आप ज़रा सिंपल सा बात हो, कश्मीर के साथ कश्मीर के मैटर पर लड़ाई है और यही एक लड़ाई, और कोई लड़ाई है ही नहीं हमारी भारत के साथ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको देखना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह ताला, यही चीज़ें जो हैं आने वाली असम्बली तय करेगी। अगर सीटों का मामला आइनी है तो वो आइन में बैठ कर उसको तय कर लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन भी होंगे और इंशाअल्लाह धड़ल्ले से होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ज़रूर जीतेगी।
पाकिस्तान एक और जगह कामयाब हो गया। अमेरिका ने इसराइल और लबनान के दरमियान फेयर फ्रेमवर्क माहदे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मशरक़ वस्ती में इसराइल और लबनान के दरमियान अमन माहदे की राह हमवार हो गई है। अल्लाह करे ऐसा हो जी। इसराइल और लबनान के दरमियान फ्रेमवर्क माहदे का ऐलान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने किया, जिसके बाद वाशिंगटन में माहदे पर दस्तखत किए गए और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि लबनान की खुद मुख्तार हुकूमत और इसराइल की हुकूमत के दरमियान अमरीका की सालस और हमायत के साथ फ्रेमवर्क माहदे का ऐलान करने पर खुशी है। मार्को रूबियो ने कहा कि माहदा हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और इसके बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के तरीक़ाकार को फ़राहम करता है। काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि ज़ाहिर है इसराइल अपनी हरकतों से मुड़ेगा नहीं, और जब वो नहीं मुड़ेगा तो सामने वाले कैसे मुड़ेंगे। तो ये इस पर हल्की फुल्की सी खुशी मनाई जा सकती है, कुछ ज़्यादा इस पर खुशी नहीं मनाई जा सकती। आखिर में एक और ख़बर डिस्कस कर लेते हैं। ख़बरें हैं लेकिन इम्कान के साथ है कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का जनाजा 1 जुलाई को है। ईरान ने पाकिस्तान को दावत दी है। इतलात है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, वहाँ पे जो है वो खामनाई के जनाजे में 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं वो उनके आने की तवक्का है कि 3 से 4 करोड़ जो है आखिरी रसूमात में शामिल होंगे। अब 3 से 4 करोड़ जो हैं लोग आएंगे, अब वो ज़ाहिर है 90% तो वो ईरान से होंगे, और ईरान से बाहर दुनिया में बैठे हुए रूहानी पेशवा के चाहने वाले जो हैं वो दुनिया भर से ट्रैवल करके जाएंगे, और फिर दूसरी मुल्कों के जो सरबराहान हैं जो उनको इजाज़त दी जा रही है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अब देखना यह है कि अल्लाह खैर खैरियत से जो 1 जुलाई का दिन है वो गुजर जाए। मरीम नवाज़ साहिबा ने जो चर्चे रहे मुहर्रम के आखिरी दिनों में सफाई के मामलात को लेकर, पानी पिलाने के मामलात को लेकर, सबीलें लगाने के मामलात को लेकर, सड़कों की सफाई के मामलात को लेकर, ठंडे पानी का छिड़काव से लेकर जितनी चीज़ें आपने देखी और मैंने देखी, उनको दिखाने वाला भी कोई होगा कि मरीम नवाज़ जो काम कर रही हैं वो काम मेरे और आप तक के लाने के लिए भी ज़ाहिर है कोई ना कोई तो काम कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे ख़राज तहसीन ज़रूर पेश करना चाहता हूँ मरीम नवाज़ की टीम को, जो उनके साथ इस पूरे सेटअप को चला रही है, इस पूरे सेटअप को मेरे और आपके सामने में लाने में किरदार अदा कर रही है। बहुत सारे दोस्त हैं जो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ हैं। डिजिटल मीडिया पे बहुत सारे लोग पीछे बैठे हैं, जिनकी लिखी हुई तहरीरें, जिनकी वीडियो के ऊपर लाइनिंग की हुई हमारे तक पहुंचती है। बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्राउंड में मौजूद हैं, वो जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं वो हमें दिखा रहे होते हैं कि सबील पर क्या हो रहा है, कौन सा मिनिस्टर जो है किससे मिल रहा है, कैसे लोगों में जा रहे हैं। तो ये सारी एक टीम है। इस टीम का भी जिक्र ना किया जाए तो ज़्यादती होगी, तो मैं ख़राज तहसीन उस टीम को भी पेश करता हूँ जिसने इस तमाम के तमाम जो ये 4-5 दिन का, वैसे तो ये 9-10 दिन का पहली मुहर्रम से स्टार्ट था, लेकिन आखिरी 2 दिन जो होते हैं वो ज़रा थोड़े से ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है। तो उसमें आप तक पहुँचाने के लिए अब मेरे पास क्लिप नहीं आएगा तो मैं वो आप तक कैसे पहुँचाऊँगा, मेरे तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मुझे मिलेगी तो वो मैं आप तक कैसे पहुँचाऊँगा। तो सोशल मीडिया पे जितनी ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं तमाम, वो चाहे वो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ ऑफिशियली अटैच हैं, या फिर वो मेरी और आपकी तरह जो है वो रज़ाकाराना तौर पर अपनी पार्टी के लिए खिदमत सर अंजाम देते हैं। जैसे मतलब कि मुझे देख लें कि मैं हर जगह पहुंच जाता हूं तो ये रज़ाकाराना तौर पे खिदमत दी जाती हैं। तो मेरी भी कोशिश होती है कि आप तक ज़्यादा पहुँचाएँ। इसके अलावा जो बहुत सारे दूसरे लोग हैं पाकिस्तान में, उनको भी ख़राज तहसीन है। मरीम नवाज़ के साथ जो उनके फ़ोकल पर्सन साहबान हैं, जिनकी नुमाइंदगी में, जिनकी ज़ेर साया ये सारा कुछ किया जा रहा है, वो कभी आपको लिया में नज़र आ रहे होते हैं, तो कभी आपको सरगोदा में नज़र आ रहे होते हैं, तो कभी आपको कहीं नज़र आ रहे होते हैं। और फिर उनके साथ जो कैमरा मैन है, फिर उनके साथ जो ड्राइवर हैं, फिर उनके साथ जो कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, तमाम वो लोग जो इसमें शामिल रहे हैं, मेरी तरफ से मरीम नवाज़ साहबा की डिजिटल मीडिया टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, और उनके साथ जो रज़ाकार थे उनको भी मुबारक हो। ख्याल रखें, इजाज़त दें, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।